नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सामाजिक विज्ञान कक्षा 9th में आज अपना दूसरा अध्याय अपने शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। यानी यूरोप महाद्वीप में स्थित जो रूस देश हैं, उस रूस देश के अंदर जो क्रांति हुई, जो रूसी क्रांति के नाम से जानी जाती है, उस क्रांति के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं कि रूस के अंदर, ठीक है, यूरोप महाद्वीप में स्थित रूस के अंदर सामाजिक परिवर्तन का जो युग था, समाज के अंदर जो बदलाव देखने को मिले, जो सामाजिक परिवर्तन हुए, उस समय का जो युग था, उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा। यानी जब फ्रांसीसी क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति से यूरोप को प्रेरणा मिली और यूरोप के जो यूरोपीय समाज था, उन्होंने स्वतंत्रता और समानता के लिए अपने शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा। तो फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया। यानी फ्रांसीसी क्रांति से ही क्या है, यूरोपीय लोगों को प्रेरणा मिली और उनकी प्रेरणा को लेकर ही क्या है, रूस के अंदर एक क्रांति का सूत्रपात हुआ, जिसे रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर एस्टेट्स और श्रेणियों में बटा हुआ था। समाज की आर्थिक और सामाजिक सतह कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। यानी दो तरह का समाज था वहाँ पे 18वीं सदी में, एस्टेट्स श्रेणियों में, ठीक है। एक कुलीन वर्ग और दूसरा क्या था, चर्च। यानी फ्रांस के अंदर एक तो चर्च वर्ग था, सामाजिक संगठन, और दूसरा क्या था, कुलीन वर्ग था, धनी वर्ग था। लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा। जब फ्रांस के अंदर क्रांति हुई और वहाँ पे अनेक परिवर्तन हुए, तो उसका बदला हुआ रूप, ठीक है, देखने को मिला। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सतह पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। भारत में भी राजा राम मोहन राय डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया, ठीक है। तो इस प्रकार रूस के अंदर क्या है, फ्रांसीसी क्रांति के जो विचार थे वो पनपने लगे, वहाँ के लोग उनका अनुकरण करने लगे और उसी के अनुरूप सामाजिक स्वतंत्रता और समानता की मांग है जो करने लगे। ऐसा ही भारत में हुआ। तो भारत के अंदर राजा राम मोहन राय ने भी इन विचारों को रखा और डेरोजिया ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का, ठीक है, डेरोजिया, इन दोनों विद्वानों ने क्या है, जो फ्रांसीसी क्रांति का महत्व था, फ्रांसीसी क्रांति का महत्व, उसके बारे में उल्लेख किया। और भी बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में अपना योगदान दिया। मगर यूरोप में सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे, ठीक है। जो यूरोप था उसमें सभी लोग क्या है, सामाजिक परिवर्तन नहीं चाहते थे। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वह चाहते थे कि यह बदलाव धीरे धीरे हो। एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है, ठीक है। दो खेमे थे। पहला खेमा क्या कहता है कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है, कि जिस तरह की सामाजिक व्यवस्थाएं वहां पे थी रूस के अंदर, ठीक है, तो वहां पे जो समाज था, कहते हैं कि उस सामाजिक जो गठन है उसको पुनर्गठन, यानी फिर से दोबारा से क्या है, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं जो स्थापित की जाए। और दूसरा था रूढ़िवादी। कुछ लोग चाहते थे कि जो रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है, उसको ही निरंतर रहने दिया जाए। तो ये दो तरह की विचारधारा वहाँ पे थी। कुछ लोग थे, ठीक है, जो समाज का आमूल पुनर्गठन चाहते थे, और कुछ लोग क्या है, रूढ़िवादी विचारधारा पर ही चलना चाहते थे। तो कुछ उदारवादी या आमूल परिवर्तनवादी, ठीक है,
कुछ क्या थे? उदारवादी, कुछ क्या थे? उदारवादी थे, ठीक है, जो कि आज़ादी, स्वतंत्रता, और समानता चाहते थे। उस समय संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब है, राजनीति की इन धाराओं में क्या फर्क थे, कौन कौन सी बातें थी जो समान थी, यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए। इन शब्दों का अर्थ हर काल और प्रवेश में एक ही नहीं होता था। इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे। कौन सी शताब्दी की बात पढ़ेंगे? 19वीं शताब्दी की। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया। यानी 19वीं सदी में शुरुआत हुई और 20वीं सदी में इसमें कुछ परिवर्तन है, शताब्दी में परिवर्तन है जो देखने को मिले, बदलाव है जो देखने को मिले। तो पहले अपने पढ़ते हैं उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी विचारधारा। उदारवादी, उदारवादी जिसको रेडिकल भी कहा जाता है, रेडिकल और रूढ़िवादी। उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। यानी ये लोग क्या चाहते थे? आज़ादी चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे, समानता चाहते थे कि रूस में रहने वाले सभी जितने भी धर्म हैं, ठीक है, उन सभी धर्मों के लोगों में क्या हो? समानता हो, सभी को बराबर का दर्जा मिले, ठीक है, ऐसी बात चाहते थे। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था, ठीक है, और ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन, वहाँ पे एक धर्म था चर्च, ईसाई धर्म, ठीक है, और इस धर्म को ही क्या है वहाँ पे ज़्यादा वरीयता दी जाती थी, चर्च बने हुए थे और चर्च को ही क्या है चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन था। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। इसके बाद में यूरोप में एक ऑस्ट्रिया और स्पेन देश थे, ठीक है, तो ये भी किसके पक्ष में थे? ये एक कैथोलिक चर्च था, कैथोलिक चर्च। यानी कुल मिला के क्या था, यूरोप के अंदर कौन सा धर्म प्रचलन में था? ईसाई धर्म, और इसी धर्म को क्या है ज़्यादा मान्यता दी जाती थी, ज़्यादा वरीयता दी जाती थी। इसलिए कुछ लोग, अन्य धर्मों के जो लोग थे, ठीक है, वो इससे असहमत थे। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनिर्णित सत्ता के भी विरोधी थे। इसके अलावा वहाँ पे क्या है? वंशानुगत जो शासन प्रणाली थी, ठीक है, यानी राजा का परिवार था, ठीक है, उसके बाद में जो राजा के उत्तराधिकारी उसके पुत्र उसके शाही परिवार से ही होते थे, तो इसका भी क्या है वहाँ पे विरोध हो रहा था। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यानी सरकार किसी के अधिकारों को छीन नहीं सकती, उनका हनन नहीं कर सकती। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था। यानी यह कहता है कि सरकार कैसी हो? निर्वाचित हो, यानी वंशागत न हो, निर्वाचित सरकार हो, ठीक है, जिसका चुनाव किया जाए, जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो। क्या हो? वहाँ के जो शासक थे, ठीक है, और जो अफसर थे, ठीक है, उनसे मुक्त शासन, ठीक है, उनका प्रभाव नहीं रहना चाहिए। सुप्रशिक्षित न्यायपालिका, इसके बाद में सुप्रशिक्षित
न्यायपालिका होनी चाहिए। न्यायिक व्यवस्था है वो भी क्या है, प्रशिक्षित होनी चाहिए। समूह लोकतंत्रवादी नहीं था, ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। ये जो लोग थे उदारवादी, ये कहते हैं कि जो वोट का अधिकार है, वोट का अधिकार संपत्तिधारी यानी जो धनी वर्ग है, संपत्तिधारी है, ठीक है, उनको ही क्या है, वोट का अधिकार है जो मिलना चाहिए। इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग, ये तो हमने पढ़ा उदारवादी लोगों का बात, अब पढ़ते हैं रेडिकल समूह के जो लोग थे, ठीक है, जो ये सामाजिक संगठन था रूस के अंदर, ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो, यानी उस देश में रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनका बहुमत मिले, वो ही वहाँ का शासक बने। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे, और उसके अंदर महिलाओं को भी मताधिकार नहीं दिया गया था, इसलिए महिलाएं भी क्या है वहाँ पे आंदोलन कर रही थी मताधिकार के लिए, और उनके समर्थक ये रेडिकल समूह के लोग थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। यानी रेडिकल जो समूह था, इस समय के जो लोग थे रूस के अंदर, ये किसका विरोध कर रहे थे, वहाँ के जो जमींदार थे, बड़े उद्योगपति थे, ठीक है, उनको विशेष अधिकार जो सरकार के द्वारा मिले हुए थे, रूसी सरकार के द्वारा, तो उनका विरोध कर रहे थे। वे निजी संपत्ति के भी विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था, मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे कि सामाजिक जो परिवर्तन है वो जरूरी है। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, जो बीता हुआ समय है, ठीक है, अतीत में जो हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं थी उनको भी क्या है जीवित रखा जाए, अतीत को पूरी तरह ठुकराया ना जाए, और बदलाव की प्रक्रियाएं धीरे धीरे क्या है परिवर्तन किया जाए। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुए। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायंत्रण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। तो इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया चली, ठीक है, यूरोप में, रूस के अंदर, ठीक है, जो सामाजिक संगठन थे, ठीक है, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी, ठीक है, इन्होंने इस प्रकार अपने विचार रखे। आज हमने पढ़ा यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति का जो टॉपिक था, रूस के अंदर सामाजिक परिवर्तन का युग का प्रारंभ किस प्रकार हुआ, उसके बारे में हमने पढ़ा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक्स।